पूर्व में हम राज्यसभा के गठन के संबंध में चर्चा कर चुके हैं। उसी के संबंध में कुछ बिंदु अन्य हैं और भी हैं, जैसे राज्यसभा का स्पीकर। वर्ष 2005 तक इंग्लैंड में ये व्यवस्था थी कि सम्राट द्वारा नियुक्त लॉर्ड चांसलर राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005 के अनुसार अब लॉर्ड चांसलर राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करता है। राज्यसभा की अध्यक्षता के लिए अब स्पीकर पद की व्यवस्था की गई, यानी 2005 से पूर्व लॉर्ड चांसलर ही राज्यसभा की अध्यक्षता करता था। 2005 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट था उसके अनुसार ये व्यवस्था की गई कि लॉर्ड चांसलर के स्थान पर राज्यसभा की अध्यक्षता का जो है वो अब स्पीकर करेगा, यानी स्पीकर के पद की व्यवस्था की गई है। कॉमन सभा के अध्यक्ष के समान ही राज्यसभा का अध्यक्ष स्पीकर निर्वाचित होता है, ये मनोनीत नहीं है। अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट के बाद भी लॉर्ड चांसलर का पद तो बना हुआ है, लेकिन वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य मात्र है। अब वह राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करता है। अर्थात कॉमन सभा की भांति राज्यसभा में भी स्पीकर के पद की व्यवस्था का प्रावधान वर्तमान में है। राज्यसभा की गणपूर्ति यानी कोरम। राज्यसभा के अधिकांश सदस्य सक्रिय नहीं होते हैं। राज्यसभा की गणपूर्ति 3 सदस्यों से हो जाती है, परंतु किसी विधेयक को पारित कराने के लिए कम से कम 30 सदस्यों की उपस्थिति अवश्य होनी चाहिए। सप्ताह में 3 या 4 बार 1-2 घंटे के लिए राज्यसभा की बैठकें होती हैं। अब है राज्यसभा की कार्य व शक्तियाँ। राज्यसभा के जो कार्य हैं या उसकी जो शक्तियाँ हैं वो हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। यहाँ मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि आमतौर पे जो विश्व के जितने भी द्वितीय सदन हैं, हम उनमें तुलना करें तो जो सबसे कमज़ोर सदन हैं उनमें से एक है राज्यसभा। यानी राज्यसभा की शक्तियाँ ज़्यादा नहीं हैं, वो ज़्यादा पावरफुल सदन नहीं है। कॉमन सभा वहाँ ज़्यादा पावरफुल सदन है। फिर भी इसकी जो शक्तियाँ हैं, इसकी भूमिका जो है वो निम्न शक्तियों के माध्यम से परिलक्षित होती है। विधायी शक्तियाँ एवं कार्य। 1911 से पूर्व राज्यसभा को अद्वितीय शक्तियाँ प्राप्त थी। किसी भी साधारण विधेयक के लिए वह आवश्यक था कि वह दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जाए, परंतु सन 1911 व सन 1949 के अधिनियमों ने इस स्थिति को बदल दिया। 1911 के अधिनियम के अनुसार कॉमन सभा के द्वारा साधारण विधेयकों को राज्यसभा केवल 2 वर्ष की देरी कर सकती है। यानी कॉमन सभा किसी विधेयक को पारित करती है और वो विधेयक राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा अगर उस विधेयक को पारित नहीं करना चाहिए तो वो 2 वर्ष तक उसको लटका के रख सकती है, उसके आगे उसके हाथ में नहीं है। और बाद में 1949 के अधिनियम द्वारा ये अवधि 2 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दी गई। यानी 1 वर्ष की अवधि के पश्चात राज्यसभा द्वारा जो विधेयक है वो राज्यसभा अगर उस पर कोई चर्चा भी नहीं करे या उसको अस्वीकृत कर दे तो भी विधेयक उसी रूप में पारित माना जाएगा जिस रूप में उसको कॉमन सभा ने पारित किया है। यानी राज्यसभा के पास कोई भी विधेयक है वो कॉमन सभा से पारित होने के बाद जाता है और राज्यसभा उस पर चर्चा भी करती है। राज्यसभा उसको पारित कर दे तो ठीक है, अगर वो पारित नहीं करती है, अस्वीकृत कर देती है, तो वो उसी रूप में पारित होगा, स्वीकृत होगा जिस रूप में कॉमन सभा ने उसको पारित किया था। या राज्यसभा उस पर कोई चर्चा भी नहीं करे तो वह 1 वर्ष की अवधि पूर्ण होते ही स्वतः ही पारित माना जाता है। अगली शक्ति है परामर्श संबंधी शक्ति। राज्यसभा को परामर्श संबंधी जैसी शक्तियां हैं। 18वीं शताब्दी से पूर्व राज्यसभा राजा को परामर्श देने का कार्य करती थी, परंतु राजा कैबिनेट के परामर्श के अनुसार कार्य करता है। जब कॉमन सभा का विघटन हो जाता है तब कैबिनेट अपना त्यागपत्र दे देती है तो राजा को परामर्श की आवश्यकता होती है। यदि ऐसी स्थिति आ जाती है तो राजा राज्यसभा से परामर्श ले सकता है। अर्थात मंत्री परिषद के भंग होने पर या कॉमन सभा के विघटन होने पर मंत्रिमंडल अपना जो कैबिनेट है वो त्यागपत्र दे देती है, यानी शासनाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, मंत्रिमंडल की अनुपस्थिति में उसके विघटन होने पर, उसके त्यागपत्र देने पर जो राज्याध्यक्ष है, जो राजा है, वो राज्यसभा से परामर्श लेता है। अन्यथा परामर्श देने का कार्य है वो कॉमन सभा के द्वारा होता है। तो 2 शक्तियों पे हमने चर्चा की। एक विधायी शक्ति। विधायी शक्ति नामात्र की है क्योंकि 1 वर्ष की अवधि से अधिक राज्यसभा किसी भी विधेयक को कॉमन सभा जो पारित करके भेजती है उसको रोक नहीं सकती है। 1 वर्ष के बाद में चाहे राज्यसभा उसको अस्वीकृति करे वह उसी रूप में पारित माना जाएगा जिस रूप में उसको कॉमन सभा ने पारित किया है। और इसके अलावा परामर्श संबंधी कार्य, मूल रूप से परामर्श संबंधी का जो परामर्श देने का कार्य है वो कॉमन सभा करती है, परंतु कैबिनेट के विघटन होने पर, त्यागपत्र देने पर, कॉमन सभा के विघटन होने पर, क्योंकि जैसे संसदीय व्यवस्था में अगर जो लोकप्रिय सदन है उसका विघटन हो जाता है तो प्रधानमंत्री को संपूर्ण मंत्रिपरिषद सहित अपने सभी मंत्रियों के साथ अपना त्यागपत्र देना होता है,
क्योंकि कॉमन सभा, जैसे भारत में अगर लोकसभा का विघटन होता है तो प्रधानमंत्री को अपने संपूर्ण मंत्रियों के साथ त्यागपत्र देना होगा, चाहे कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य ही क्यों न हो, परंतु उसको मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। उसी प्रकार वहाँ अगर कॉमन सभा का विघटन हो जाता है और कैबिनेट अपना त्यागपत्र दे देती है तो राजा को परामर्श देने का कार्य लाट सभा करती है, अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में ये कार्य कॉमन सभा का होता है।